हाय एवरीवन, माइनॉरिटी कंसर्न के बिहाफ पे आफ्ताब मुगल और उनकी तमाम टीम की जानिब से हम अपने तमाम नाजरीन और अपने मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियत हकूक़, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। हमारे आज की बहस का मौजू है द इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज। हम आज के प्रोग्राम को यूक्रेन के मजलूम बच्चों को डेडिकेट करते हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे साथ एक बहुत ही भरपूर पैनल मौजूद है जो अपने अपने फील्ड में जिनकी खास महारत है और उन्होंने बच्चों के हकूक़ के हवाले से बहुत सा काम किया है। हमारे साथ लाहौर से हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा नबीला फेरोज भट्टी साहिबा ने, इस्लामाबाद से जनाब वजाहत अली मलक एडवोकेट साहब, और हमें थोड़ी देर में मोहतरमा मरियम अमजद खान इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी। हमारे आज के प्रोग्राम की मॉडरेटर मोहतरमा अक्सा कमल साहिबा हैं। आप यूथ लीडर हैं, एक ट्रेनर और फैसिलिटेटर होने के साथ साथ इंसानी हकूक़ और औरतों के हकूक़ की एक्टिविस्ट हैं। साथ ही साथ आप फैसलाबाद डायसीजन यूथ कमीशन की डायसीजन सेक्रेटरी हैं। तकरीबन 13 साल से सोशल सेक्टर में मुख्तलिफ हवालों से खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। आप माइनॉरिटी कंसर्न की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। अब मैं मोहतरमा अक्सा को गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू अक्सा। जी सर, थैंक यू सो मच। जी, क्या हाल है सर आपका? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। जी, तो नाजरीन, जैसे कि सर ने आपको बताया है कि आज हम बात करेंगे चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से और अपने पैनलिस्ट से जानेंगे कि ये इशू है क्या और इसमें पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉज इसमें क्या कहते हैं और सबसे बढ़कर हम लोग इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप जो हम पहले अपने साथी से सुनने जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हम बात करें मैडम नबीला फिरोज भट्टी से, जो कि एक ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, एक ट्रेनर हैं और डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई हैं 1991 से, और वो काम कर रही हैं संजोग पाकिस्तान के साथ, जो कि काम करती है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स पे। और तालीम के लिहाज से इन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है इकोनॉमिक्स में और इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट पाकिस्तान से ये डिग्रीज इन्होंने की और इसके बाद इन्होंने एक मास्टर्स डिग्री की है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेंट क्लाउड स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से। और इनका जो थीसिस था वो था इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो क्रेडिट ऑन विमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान। और क्योंकि इनका बहुत काम रहा है बच्चों के हवाले से और बहुत काम कर रही हैं खवातीन के हवाले से, और ये एक राइटर भी हैं, ब्लॉग्स भी लिखती हैं, इनके राइटअप्स हम पढ़ते भी रहते हैं। और आज भी जब मैं इस प्रोग्राम के हवाले से तैयारी कर रही थी तो इनका एक जो राइटअप है वो मैं पढ़ रही थी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मैडम से ही कि ये इशू बेसिकली है क्या, थोड़ा सा इसे हमें थोड़ा इलेबोरेट कीजिएगा ताकि हमारे नाजरीन भी ये जान सकें कि ये कितना जरूरी है, क्यों ये एक बर्निंग इशू है और क्यों इस पे बात किया जाना है, जरूरी है। जी मैम नबीला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अक्सा, आफ्ताब भाई, इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। इशू तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि चाइल्ड मैरिज यानी बचपन की शादी। तो अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो बच्चा होना और दूसरा शादी होना। तो बचपन की डेफिनेशन या बच्चे की डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक तो 18 ईयर्स है, और पाकिस्तान ने क्योंकि सीआरसी को रेटिफाई किया हुआ है, उस पे हर 5 साल के बाद रिपोर्ट पेश करना होती है। पाकिस्तान पाबंद है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का। तो 18 साल से कम उम्र की जो भी शादियां हैं वो बचपन की शादियां हैं। हम आगे चल के बात करेंगे कि हमारा अपना लॉ जो है वो क्या कहता है, यहाँ पे क्या 18 साल की उम्र की ही शादी है। लेकिन मैं एज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट,
बचपन की शादी, 18 साल से कम उम्र की जितनी भी शादियां हैं उनको समझती हूँ, और जी इसकी प्रेवलेंस हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। जी अक्सा प्लीज। जी मैम, इसका थोड़ा सा आप बताएंगे कि इसकी रेशो क्या रही है पिछले सालों में, और इसकी परसेंटेज थोड़ा सा अगर आप हमें हमारे साथियों को बता सकें। जी, अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर हम पाकिस्तान के अपने हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्वे का देखें जो 2017-2018 में हुआ था, तो 15 साल से जो कम उम्र लड़कियां हैं, जो टोटल शादियां हैं उनमें उनकी रेशो 3.6% है, और जो 18 साल से ऊपर हैं उनकी रेशो 18.6% है। लेकिन अगर हम यूनिसेफ के स्टेटस देखें तो उनके मुताबिक जो 18 साल से कम उम्र शादियां हैं वो 21% हैं, और जो 15 साल से कम उम्र शादियां हैं वो 3% हैं। तो ये मतलब हर एक का अपना अपना सोर्स है, लेकिन ये रेशो जो है ये बहुत ज्यादा है। मतलब 18 साल से कम उम्र 21% बिल्कुल बच्चियां जो है, अगर वो शादी के बंधन में बंध जाती हैं तो ये बहुत बहुत ज्यादा एक खतरनाक जो है वो सिचुएशन को सामने लाती है ये चीज। जी, थैंक यू मैम। तो मैम थोड़ा सा अच्छा, मैं एक और भी इजाफा करना चाहूंगी कि जी जी पाकिस्तान जो है दुनिया में कमसन दुल्हनों के लिहाज से, यानी छोटी बच्चियां जिनकी शादियां होती हैं उनके लिहाज से छठे जी नंबर पे है। तो यानी जी 194 ममालिक हैं यूएनओ के मेंबर, जिसमें से पाकिस्तान भी एक मेंबर है। तो उसमें से जो छठा बिल्कुल नंबर है वो दुनिया में पाकिस्तान का है, तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। जी। बहुत शुक्रिया। तो मैम जब आप काम करती हैं बच्चियों के साथ जो इस चीज का शिकार होती हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहूंगी कि एक छोटी बच्ची जो अभी बहुत कम उम्र है, वो जब शादी के बंधन में बन जाती है तो उसपे क्या इफेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी, अगर थोड़ा सा आप गाइड कर पाए हमें। हाँ, इसके इफेक्ट्स तो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। मतलब अब एक छोटी बच्ची है, ना वो ज़हनी तौर पे मैच्योर है, ना वो जिस्मानी तौर पे मैच्योर है, तो दोनों तरह से उसपे फिर सोशली भी वो एक हमारे यहाँ ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज़ हैं, पूरे अपने ससुराल में एक लड़की ने छोड़ के घर को जाना होता है, वो पूरी अपनी सोशल लाइफ में कैसे एडजस्ट कर पाती है, क्या वो इस काबिल है ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे कि वो शादी के बाद की ज़िम्मेदारियाँ जो है वो उनको निभा सके। बहुत सी बच्चियां उनकी साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल उनकी ग्रोथ जो है वो हुई नहीं होती। तो जब वो शादी के बंधन में बन बिल्कुल जाती हैं तो नई तरह के प्रेशर्स में चली जाती हैं और उनकी ये ग्रोथ एज एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग हो ही नहीं पाती। फिर इसके अलावा बिल्कुल सेहत की सोशल इफेक्ट्स में एक ये भी आता है कि बच्चियां, वैसे तो 100% बात यह है कि जो तशद्दुद करने वाला कोई शख्स है, मुतशद्दिद उसका मिजाज होता है, और वो कोई परफेक्ट जी खातून भी है, वो अपने हर काम को परफेक्टली भी अदा कर रही है, तो अगर उसने मारपीट करनी है तो वो मारपीट करता है। लेकिन जी फिर भी थोड़ा सा ये इंटरलिंक्ड होता है बचपन की शादी से कि बच्ची बिल्कुल होती है, तो उसको एक तो उतनी समझ नहीं होती जितनी ससुराल की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। तो बिल्कुल वो वायलेंस का भी ज्यादा शिकार होती है, और छोटी बच्ची को मारना पीटना एज कम्पेयर टू यंग वीमेन जो है वो आसान भी है। तो वो बिल्कुल जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होती हैं। फिर जो प्रेगनेंसी के साथ जुड़े हुए इशू हैं, एक बॉडी जब पूरी तरह से ग्रो ही नहीं हो पाई तो वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है, तो फिर माँ की सेहत भी, यानी जच्चा की सेहत और बच्चा की सेहत दोनों मुतासिर होती है। और पाकिस्तान में जो इतना ज्यादा बच्चों की शरह अमवात है और जच्चा की शरह अमवात है, वो भी इंटरलिंक्ड है चाइल्ड मैरिजेस के साथ। बिल्कुल कि खवातीन मेच्योर जो हैं, जिनकी बॉडी मेच्योर है, जिनकी बॉडी इस चीज के लिए तैयार है, वो तो एक डिलीवरी उनके लिए आसान होगी। लेकिन छोटी बच्ची जिसकी बॉडी अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं तैयार हो नहीं पाई, है। तो वो उसके साथ फिर इसके अलावा आप देखें कि बचपन में शादी, जैसे कि हमने देखा है कि 15 साल से भी, और ये जो सर्वेज हैं इनमें तो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट हो ही नहीं पाते हैं। तो अब 15 साल से भी कम उम्र की जो बच्ची है उसका स्कूल छूट जाएगा, और ये नहीं है कि उसका स्कूल 15 साल की उम्र में छुड़वाया जाएगा। वो जब 9 साल की होगी तो तभी कहेंगे हमने कौन सा इससे नौकरी करानी है या हमने कौन सा इससे इसको ज्यादा पढ़ाना है, तो वो उसी वक्त उसका स्कूल छुड़वा दिया जाता है।
तो बच्चियों की तालीम जो होती है वो मुतासर होती है। फिर जब कम तालीम याफ्ता लड़कियां हैं तो जिंदगी में और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं वो उनको नहीं मिल पाती हैं। तो इसके अलावा ये बच्चियां जो है अपना चाइल्डहुड जो है इनका वो ही नहीं ये गुजार पाती, यानी कि एक बच्ची के चाइल्डहुड से इनकार है। और मैं एज चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट इस बात को बिल्कुल यकीन से कहती हूँ कि मेरे ख्याल में ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है। बचपन की शादी जो है ये शादी नहीं है, ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है जो बच्ची सहारती है। मतलब हम बचपन की, मैं जब बचपन की शादी की बात कर रही हूँ तो मैं ज्यादा लड़कियों की बात कर रही हूँ। तो ये भी है कि साहिल ने एक 2020 में सर्वे किया था तो उनकी जो फाइंडिंग्स थी उसके मुताबिक 95% लड़कियां चाइल्ड मैरिज का शिकार होती हैं और सिर्फ 5% लड़के होते हैं। होना तो दोनों को ही नहीं चाहिए, वो 5% भी नहीं होने चाहिए, लेकिन जो इनमें आपस की रेशो है वो ज्यादा खतरनाक है कि लड़कियां 95% है। और एक बात और भी है, शायद तफसील से हम इस पे आगे जाके बात करेंगे। हमारे मुल्क में बहुत से हिस्सों में सवाए सिंध के लड़कियों की जो कानूनी शादी की उम्र है वो है ही 16 साल। तो मतलब हमारा कानून जो है वो लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो अलो कर रहा है। तो इसलिए मैं ज्यादा फोकस जो है वो लड़कियों की शादी की उम्र पे दे रही हूँ और लड़कियों की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन और मौके और जिंदगी में आगे बढ़ने की जो सलाहियत है वो ज्यादा मुतासर होती है एज कम्पेयर टू बॉयज। वैसे मैं दोनों की बचपन की शादी को कंडेम करती हूँ। जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत डिटेल से हमें बताया कि ये क्यों एक बर्निंग इशू है और क्यों इस पे फोकस करना और इस पे बात करना जरूरी है। हमें ज्वाइन किया है मैम मरियम ने, उनको खुशामदीद कहूंगी और अपने साथियों को, अपने नाजरीन को थोड़ा सा बताना चाहूंगी इससे पहले कि हम मैम मरियम से सवाल करें। तो मैम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने नाजरीन के साथ शेयर करती जाऊं कि ये कैंपेन मैनेजर हैं आवाज फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ और इनका 9 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर में। ये काम करती हैं विमेन राइट्स पर और ये एडवोकेट हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज। ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी काम करती हैं और खास तौर पे नौजवानों के लिए भी काम करती हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से और उनकी एजुकेशन के हवाले से। ये पॉलिसी एडवोकेसी में भी काम करती हैं और उसके बारे में ये खुद भी डिटेल से बताएंगी। तो मैं मैम मरियम को दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ और क्योंकि इनका ताल्लुक जो है इसी फील्ड से है और इसी इशू पर ये काम भी करती हैं, तो इनसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि जैसे मैम नबीला ने बताया है कि ये एक इशू है, तो जब आप डे टू डे लाइफ में देखती हैं ऐसे केसेस, तो आपको क्या लगता है कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा। थैंक यू अक्सा और आप सबको हेलो। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस टॉपिक में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं और जो फील्ड पर काम होता है और इससे जुड़े जितने भी मसाइल हैं उनके ऊपर आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकें। आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मतलब बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अगर आप एक जो सबसे बुनियादी वजह की बात करेंगे अक्सर, तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ये जो हमारी नॉर्म्स हैं सो कॉल्ड, सबसे बुनियादी वजह ये है। और बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए और ये कहते हुए कि ये तो हमारे कल्चर की दी हुई चीज़ें हैं और ये रस्मात तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे बुनियादी चीज जो देखने की है वो ये कि क्या हम अपने कल्चर को ही हमेशा हथियार बनाएंगे या हम वाकई ये चीज देखना चाहेंगे कि अर्ली मैरिज जो है और जो कम उम्री की शादियां हैं ये किस हद तक हमारे माशरे में खराबी का बाइस बन रही हैं। जी, तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो है वो आपका कल्चर है। उसके बाद अगर आप मुझसे कुछ पूछती हैं तो मेरा ख्याल है तालीम का ना होना। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में लिटरेसी की डेफिनेशन जो है वो आज भी सिर्फ अपना नाम लिखने में और सिग्नेचर्स करने में तो यहाँ पर हमने जो अपना स्टैंडर्ड है तालीम का वो यहाँ तक
महदूद किया हुआ है। तो जब तक हम अपने माशरे में तालीम को आम नहीं करेंगे, जब तक हम इस आपकी जिंदगी में और तालीम ना हो तो आपकी जिंदगी में मसाइल किस कदर बढ़ सकते हैं। तो फिर इस तरह की रसूमात को ही हम हथियार बनाएंगे, इस तरह की बातचीत को ही हम लेकर चलेंगे, और ऐसे ही कई दीगर प्रोग्राम्स में हम इसी चीज को कहेंगे कि इतनी परसेंटेज होगी अर्ली मैरिजेस की। ये ना सिर्फ मैं कहूंगी कि कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं या बेतहाशा और कन्वेंशन हैं, ना सिर्फ ये उनकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि जो सबसे बुनियादी हक है जब बच्चा इस दुनिया में आता है, क्योंकि द चाइल्ड इज एंटाइटल्ड टू ह्यूमन बीइंग, तो सबसे पहली खिलाफ वर्जी तो ये उसकी इंसानियत के साथ है, उसका बीइंग ह्यूमन राइट है ये, कि वो उसके साथ ऐसा सलूक ना किया जाए, उसको इस तरह का तशद्दुद ना उसके ऊपर किया जाए कि वो इस काबिल हो या ना हो जिम्मेदारियां उठाने की, आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर दे दें, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो। लेकिन जैसे मैम नबीला जिक्र कर रही थी कि अनफॉर्चुनेटली बच्चियों की तादाद जो है वो ज्यादा है हमारे यहाँ, क्योंकि यकीनन सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ऑनर के इश्यूज हैं, तो वो बच्ची को ज्यादा जल्दी अपने घर भेजने में बेहतरी समझते हैं, और फिर क्योंकि तालीम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो उनको ये लगता है कि बेटी आज भी एक बोझ है वालिदैन के ऊपर। तो वो सारी जो कल्चरल माइंडसेट है, जो हमारी रसूमात इतना डीप रूटेड हमारे अंदर आ चुकी हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी जिबिल्लत ही बन गई हैं, वो चीजें हमारी इंस्टिंक्ट बन गई हैं, उन चीजों को वैसा देखना। तो बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन ये 2-4 बुनियादी रीजंस हैं जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। कल्चर से निकलें, कल्चर की वो चीज को मेरा ख्याल है कि हमें हथियार नहीं बनाना चाहिए अपने लिए, इजी वेपन है ये हमारे लिए, ये कह देना कि क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज यूं है तो हम क्या करें, या ये कह देना कि हम मजबूर हैं। तो ये सब चीजें हमें इससे निकलना पड़ेगा और तालीम को आम बनाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि इस चीज से मुकाबला करें। जी, तो मैम बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, हम इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हो सकती हैं कि हर कोई अपना किरदार इसमें अदा कर सके? देखिए, बिल्कुल बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट अगर आप मुझसे बात करेंगी तो मैं तो यकीनन दोनों दर्जात पे बात करूंगी। दर्जा अव्वल अपने घर से शुरू करें, हमारे खानदानों में भी होती है, हमारे मोहल्लों में भी होती है, हमारे काम करने के लिए जो हेल्पर्स आते हैं उनके घरों में भी होती है। तो यहाँ से शुरू करें कि कहाँ पे आप एजेंट ऑफ चेंज बन सकते हैं, चाहे वो छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो। और उसके बाद मैं यकीनन चाहूंगी कि हम जितना ज्यादा अपनी दोस्तों में, अपने कॉलीग्स में, और फिर उससे बड़ा जिन कम्युनिटीज में हम काम कर रहे हैं, जहां जहां हम काम कर रहे हैं अपनी सोशल एक्टिविस्ट या डेवलपमेंट सेक्टर में, तो जरूर उन जगहों पर बात करें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये कि हम क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर में, सोशल सेक्टर में काम करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम अवेयरनेस रेजिंग और एडवोकेसी से हटके बहुत सारी दफा पे सर्विस डिलीवरी में बहुत सारे इदारे जाते हैं। तो मुझे उससे कोई मेरी उससे मुखालफत नहीं है, बहुत सारे इदारे जो समझते हैं कि उनकी कैपेसिटी सर्विस डिलीवरी की है वो जरूर जाएं, लेकिन उसके साथ वो ये वाली बातें भी जरूर करें, उसके साथ वो ये माइंडसेट चेंज करने की बात भी जरूर करें। अगर आप किसी को कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो साथ में अगर 2 बोल ऐसे बोल देंगे जिससे उनका ज़हनी तौर पर जो उनका चीजों को देखने का अंदाज है वो बदल सकता है, तो उससे हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज, देयर आर वेरियस मीन्स जहां से हम इन चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा, बीइंग सोशल एक्टिविस्ट मैं तो हर जगह पर आवाज उठाऊंगी, चाहे मैं किसी ऐवान के हुक्मरान से मिल रही हूँ, चाहे वो आज के हमारे गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो या कोई भी डिसीजन मेकर हो, किसी ब्यूरोक्रेट से मिल रही हूँ, किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर से मिल रही हूँ, चाहे वो कम्युनिटी की जगह पर ही एक अच्छा नाम रखता है, अच्छी तारीफ रखता है, तो मैं तो हर जगह पर ये बात करना चाहूंगी कि क्यों हम अपने बच्चों पे ये जुल्म कर रहे हैं, हम क्यों अपनी कौम को पीछे लेकर जा रहे हैं। हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में रेडिकलाइज हैं, हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों पे पीछे हैं, तो हम कब ये फैसला करेंगे कि एक कदम आगे की तरफ भी बढ़ाएं। तो ये बहुत जरूरी है, अपने आप से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, आसपास से शुरू करें, और फिर आगे जिस सतह पर आपको लगता है कि आपकी आवाज सुनी जा सकती है, आप बोल सकते हैं, आपकी वहां पे कोई ना कोई से है, तो कभी भी पीछे मत हटें।
जी, थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हम लोग जिस भी प्लेटफॉर्म के जरिए से बात कर सकें, चाहे हम लोग एक व्हाट्सएप का स्टेटस है, अपना सोशल मीडिया है, या कहीं हम जाते हैं, कहीं बात करने का मौका मिलता है, तो जरूर ऐसे इश्यूज पे बात करते रहना चाहिए और बात होती रहनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं इस हवाले से अवेयर होते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं हमारे लाइक माइंडेड बन सके। जी, थैंक यू सो मच मैम। और आज हमारे साथ एक एडवोकेट भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। मेरी मुराद है वजाहत अली मलिक साहब से, जो कि पेशे के लिहाज से एक वकील हैं और हाई कोर्ट से रिलेटेड है, और ये एक टैक्स प्रैक्टिशनर भी हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा और बताती चलूं कि ये को चेयर रही हैं नेशनल एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ग्रुप अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन पाकिस्तान 2021 और 22 में, और ये स्पेशल एडवाइजर हैं टू प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन 2021 से 2023। तो मैं सर से बात करना चाहूंगी। जी सर, कैसे हैं आप? आई होप आप मुझे सुन पा जी रहे हैं। जी जी, थैंक यू, आई एम ओके। आपका क्या हाल है? जी जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे साथ एक वकील भी मौजूद है, और हम जानना चाहेंगे कि जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क का आइन और कानून इसके बारे में क्या कहता है। थोड़ा सा आप हमें सर जरा इस पे रोशनी डालिएगा। जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जी, चाइल्ड मैरिजेस वेलकम एक सर। ऐसा इशू है जो कि चाइल्ड राइट्स की वायलेशन है, और जैसा कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक लॉज हैं वो चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं, और चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के ऊपर जनरल थीमेटिक कोड्स भी हैं और एक्सक्लूसिव एक्ट्स भी हैं। जनरल थीमेटिक कोड्स की जब हम बात करते हैं जी तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कि सुप्रीम लॉ है पाकिस्तान का, उसके अंदर डिफरेंट प्रोविजंस हैं जो बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाती हैं, जो कि फैमिली इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करती हैं, जो कि स्टेट को इस चीज का पाबंद करती हैं कि वो ऐसी लेजिस्लेशन करें फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, और बच्चों को जो है वो हैजर्डस चाइल्ड लेबर से जो है वो बचाया जाए। और इसके अलावा जो भी लेजिस्लेशन की जाए वो चाइल्ड फ्रेंडली हो और चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हो। और इसके अलावा जो चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर जो है एक एक्सक्लूसिव एक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जैसा कि मैडम नबीला भट्टी ने पहले बताया है कि चाहे सिंध प्रॉमिस ने जो है अपनी लेजिस्लेशन की हुई है इसके ऊपर। सिंध चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 में जो है वो आया था, और उसके बाद जो है पंजाब प्रॉमिस ने इसके ऊपर जो है वो अपनी लेजिस्लेशन की हुई है, जो कि पंजाब चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट बिल जो है, जो कि 2015 में जो है वो पेश किया गया था, और फिर इसको जो है वो इनेक्ट कर लिया गया था। लेकिन ये सारी लेजिस्लेशन जो है ये आफ्टर द प्रोमलगेशन ऑफ 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है वो की गई। इससे पहले जो चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर जो लॉ था वो चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 था, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले ये लॉ जो है ब्रिटिश इंडिया या ये जो सारा कॉन्टिनेंट था इस पे एप्लीकेबल था। दिस इज बेसिकली अ कॉलोनियल लॉ। और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि ये लॉ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ड्राफ्ट किया था, और इसको एक हिंदू राय हरिदास सरदा ने ब्रिटिश इंडिया लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया, इसलिए इसको सरदा बिल भी कहते हैं। और ये लॉ इसमें जो है चाइल्ड की के बच्चे की उम्र 21 साल तक जी और बच्ची की उम्र जो है वो 14 साल तक जो है वो रखी गई थी। और जब पाकिस्तान बना तो यही लॉ जो है ऑल ओवर द पाकिस्तान एप्लीकेबल था, और फिर उसके बाद जो है 5 दफा इस लॉ को अमेंड करने की कोशिश की गई, जिसमें सिर्फ एक दफा कामयाबी हुई, वो भी जब जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 प्रोमोलगेट किया गया। तो उसमें जो है ये चाइल्ड की डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करके बच्चे की जो एज है वो 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई, और बच्ची की एज जो है 14 साल से बढ़ा के 16 साल तक।
और उसके अभी ये लॉ जो है ये बलूचिस्तान, KPK, AJK, गिलगित बल्तिस्तान, इन एरियाज पे अभी भी यही लॉ एप्लीकेबल। मासवाई पंजाब और सिंध, इन्होंने इसके ऊपर अपनी लेजिस्लेशन की, बट स्टिल दिस लॉ इज नॉट कंपैटिबल विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल लॉज। जैसा कि UNCRC जो है वो बच्चे को डिफाइन करता है कि any person who has not attained the age of 18 years, और स्टेट्स को इस चीज का पाबंद करता है कि वो 18 साल से कम उम्र शख्स को बच्चा कंसिडर करें। और उसके अलावा और भी बहुत से इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशन अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इंटरनेशनल कोवेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट कन्वेंशंस हैं, और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जो है वो जोर दिया गया है कि बच्चा बच्ची जो है वो सेम राइट्स के जो है वो मुस्तहिक हैं। तो इस लॉ में क्योंकि बच्ची की एज जो है वो 16 साल रखी गई है, लिहाजा दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, एंड इट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। और हमें इसको चेंज करने के लिए मजीद एडवोकेसी करने की जरूरत है, इस लॉ को अमेंड करने की जरूरत है, क्योंकि ये लॉ जो है इसको बच्चे की एज जो है वो 18 साल करने की जो है इसमें जरूरत है। तो सर इसमें थोड़ा सा आप बताएंगे कि अगर कोई शख्स इन्वॉल्व है चाइल्ड मैरिज में तो उसके हवाले से क्या सजाएं हैं, और अगर कोई शख्स है वो किस तरह राब्ता कर सकता है कानूनी इदारों से और कानूनी इमदाद हासिल कर सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने ये किया है। जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 है, इसमें जो परपट्रेटर के लिए पनिशमेंट दी गई है कि अगर कोई अडल्ट शख्स जो है किसी बच्ची के साथ शादी कर ले तो उसकी सजा 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट और 1000 फाइन है, विच इज वेरी लो। ये फाइन जो है उस वक्त था जब ये लॉ इनेक्ट किया गया था, आज से तकरीबन 100 ईयर्स बिफोर, और अभी तक वही सजा जो है वो चलती आ रही है। तो सर इतनी सजा पे तो कोई भी आराम से ये जुर्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 जो कि कुछ प्रोमिसेस में KPK, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान AJK में एप्लीकेबल है, वहां पे बहुत कम पनिशमेंट। लेकिन सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 जो इनेक्ट किया गया, उसमें ये सजा बढ़ाकर 3 साल इम्प्रिजनमेंट और आई थिंक 2 लाख तक फाइन शायद उसको किया गया है, और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक जो है वो रखी गई है, मैक्सिमम 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और जो फैसिलिटेटर अबैटर्स होंगे चाइल्ड मैरिजेस के लिए, उनके लिए भी यही सेम पनिशमेंट है। इसी तरह जो है जो पंजाब का जो और इसको जो है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जो है वो बनाया गया है सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में, यानी कि अगर किसी बच्ची की शादी जो है वो फोर्सफुली होती है तो वो पुलिस स्टेशन जाके उस पर कंप्लेंट कर सकता है, और ये जुर्म जो है वो कॉग्नाइजेबल है, यानी पुलिस उसके ऊपर जो है वो FIR जो है वो देने की मजाज है। सिमिलरली जो पंजाब है, पंजाब के अंदर जो है वो अगेन इट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, कि पंजाब ने बच्ची की एज एक तो 16 साल ही रखी है, और इसमें इस ऑफेंस को जो है कंपाउंडेबल, कंप्रोमाइजेबल डिक्लेयर किया है, बेलेबल डिक्लेयर किया है, लेकिन सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में इसको बेलेबल डिक्लेयर नहीं किया गया जी। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है दोनों लॉज में। बाकी जो 1929 वाला है वो तो बिल्कुल जो है वो नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, कि इतनी कम पनिशमेंट के ऊपर तो जो है वो कोई बंदा भी जो है वो जो है ऑफेंस कमिट कर सकता है। जी, तो सर ये जिस तरह सिंध में कानून साजी भी इसके हवाले से मौजूद है, लेकिन क्या वजूहात है कि वहां पर ही ये केसेस ज्यादा हो रहे हैं? अगर रेशो देखी जाए बाकी पाकिस्तान से कंपेयर करते हुए, तो क्या वजह है कि वहीं पर कानून साजी भी मौजूद है और वहीं पर केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल दोबारा आपने किया है कि वहाँ पे मॉडल लेजिस्लेशन है और उसके बावजूद केसेस वहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं।
तो ये लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन जो है, हमारी एक मीटिंग थी नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड की चेयरपर्सन से, जी। तो वहाँ के जो सिंध के मेंबर थे, इकबाल ढिट्टू उनका नाम है, वो सिंध के एनसीआरसी के मेंबर हैं। मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया, वो कहते हैं कि वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस ज्यादा आ गई है, जिसकी वजह से वो ये केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं कि अवेयरनेस आ गई है, और ज्यादा से ज्यादा वो केस जो है वो पुलिस स्टेशन में जाके वो रिपोर्ट करते हैं इसके वजह। और उसके अलावा मीडिया जो है वो बड़ा एक्टिव है, मीडिया पे केसेस अक्सर हाईलाइट होते हैं। और आप देखेंगे कि सिंध में अक्सर जो है वो फोर्स कन्वर्जन फोर्स मैरिजेस के केस भी जो है वो हाईलाइट होते हैं। बिल्कुल। मसलन जो माइनॉरिटीज के जो मेंबर्स हैं, जैसे हिंदू कम्युनिटी है, आपको पता है कि सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी जो है वो इस वक्त सिंध में रहती है, आई थिंक मोर देन 90% पूरे पाकिस्तान की। इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो भी वहाँ की सिंध की टोटल पॉपुलेशन की 8% है। तो जो है अभी केसेस रिपोर्ट होते हैं जिसमें हिंदू लड़कियों को जो है फोर्सली कन्वर्ट किया जाता है इस्लाम रिलीजन में, और फिर उनकी जो है वो उनके साथ जो है वो फोर्सफुली शादी कर ली जाती है। और आपको ये जान के जो है वो हैरानगी होगी कि फोर्स कन्वर्जन के ऊपर जो है वो अभी तक कोई लेजिस्लेशन भी नहीं है। जो बिल्स वगैरह कभी पेश किए गए थे वो लैप्स हो गए। तो इस वजह से दूसरे मज़हब की लड़कियों को जो है वो मुसलमान करके और उनको उनके साथ शादी कर ली जाती है। और जैसा कि जैसे दूसरे प्रोविंसेस में पंजाब में शादी की एज 16 साल, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि कपल जो है वो सिंध प्रोविंस का है, वहाँ पे 18 ईयर्स है, तो वो पंजाब में आकर शादी कर लेते हैं, यहाँ पे 16 साल है, तो वो एज का बेनिफिट ले लेते हैं और इससे उनकी शादी लीगल हो जाती है। ठीक है, तो सर ये तो हमने मसाइल पे बात की है कि इस तरह के मसाइल मौजूद हैं। तो एक लॉयर होते हुए और इसी फील्ड से जुड़े हुए आपको क्या लगता है कि कुछ बेहतरी की गुंजाइश कभी होगी, कुछ कानून इस पे बन सकते हैं कि कुछ हालात बेहतर हो सकें? जी बिल्कुल सर, हमें जो है वो बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। और बीइंग अ लॉयर मेरी ये सजेशन है, एक तो हमें लेजिस्लेशन जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि पूरे पाकिस्तान में सेम लेजिस्लेशन होनी चाहिए। 18 इयर्स एज जो है वो थ्रू आउट द पाकिस्तान फॉर द मैरिज होनी चाहिए। जी। और जो जैसे मैडम मरियम ने बात की है, डिफरेंट कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं और इसको रिलीजन के साथ लिंक किया गया है चाइल्ड मैरिज को, इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। डिफरेंट कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, सवारा और वनी, यानी किसी बच्चे की ज़बरदस्ती शादी दूसरे फैमिली के साथ जो है उनके डिस्प्यूट की सेटलमेंट के लिए या कर्ज की सेटलमेंट के लिए कर दी जाती है। इसी तरह वट्टा सट्टा की शादियां हैं, अड्डू बड्डू है, वॉल्वर है, लड़की की कुरान से शादी है। तो ये सारी चीजें, इसके ऊपर हमें जो है एक प्रॉपर लेजिस्लेशन करने की जरूरत है कि इनको कैसे एड्रेस किया जाए। इन सारी जो ये कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, सोशल प्रैक्टिसेस हैं, इनको कैसे खत्म किया जाए। ऑल्दो पाकिस्तान पीनल कोड में जो है वो इसको जो है वो प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसको जो है वो एड्रेस किया गया था। और इन प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है वो पनिशमेंट्स हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड मैरिज के ऊपर 10 साल तक कैद और 5 लाख जुर्माना है। प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज विद द होली कुरान, इसके ऊपर पनिशमेंट है। प्रोहिबिशन ऑफ डिप्राइविंग वुमेन फ्रॉम इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी, इसके ऊपर पनिशमेंट है। और इसी तरह जो है वनी सवारा, सेटलिंग ऑफ सिविल डिस्प्यूट, क्रिमिनल लाइबिलिटी, बदले सुलह की जो शादियां होती हैं उनके ऊपर जो है वो पनिशमेंट है। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मिस है। और दूसरा, जो पाकिस्तान की जो जुडिशरी जो है उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि वो जो है इसके ऊपर लैंडमार्क और एग्जेम्पलरी जजमेंट्स दें ताकि एब्यूजर्स को सजा मिल सके और सोसाइटी में डेटरेंस क्रिएट हो सके।
अभी रिसेंटली इस्लामाबाद के जो जस्टिस हैं, उन्होंने जजमेंट दी है चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर, और इसको जो है वो इलीगल डिक्लेयर किया है। और इसके ऊपर जो है उन्होंने कैबिनेट डिवीजन को बाबर सत्तार साहब, यस बाबर सत्तार साहब ने दी है, और इस कैबिनेट डिवीजन को जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इस इशू को टेकअप करें और प्रॉपर लेजिस्लेशन जो है इसके ऊपर इनेक्ट करें जी। सिमिलरली और भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं मेरे जहन में, जो कि मजीद मैं बताऊंगा अभी। जी, थैंक यू सो मच सर। और आपने बहुत खूबसूरत बात की कि उम्मीद अभी बाकी है और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो है हालात बेहतर हो सकते हैं। कवानीन मौजूद हैं, सिर्फ बात यह है कि लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि वो इस पे इम्प्लीमेंटेशन को भी यकीनी बना सकें। थैंक यू सर। और मैं अगेन मैम नबीला से बात करना चाहूँगी, और क्योंकि वो इस पे फील्ड में भी काम करती हैं और उसके साथ-साथ वो क्योंकि एक फैमिली लाइफ है उनकी, वो एक मदर भी हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वालिदैन का क्या किरदार हो सकता है इस हवाले से, इस इशू को कम करने में और अपने बच्चों को चाइल्ड मैरिज जैसी चीज से बचाने के लिए। जी मैम नबीला। बहुत शुक्रिया अक्सा। मैं आपके सवाल का जवाब तो देती हूँ, लेकिन मैं आपके पिछले जुमले को मैं उससे रिस्पेक्ट के साथ डिसएग्री करूंगी। कवानीन हमारे बहुत कमजोर हैं, बहुत वीक लेजिस्लेशन है, जैसे वजाहत साहब ने बहुत तफसील के साथ बताया है कि मतलब उसमें आप देखें कि सजा और जुर्माना वो ही कितना है, और फिर कानून कह रहा है कि 16 साल की लड़की की शादी। तो फिर ऐसे कवानीन तो खुद इस तरह तो पाकिस्तान खुद इज फॉर चाइल्ड मैरिज, मतलब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है चाइल्ड मैरिज को जब वो 16 साल की बच्ची की शादी की इजाजत दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कवानीन जो है वो बहुत वीक है। कवानीन को इम्प्रूव होना सबसे पहले बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। अब मैं आती हूँ आपके दूसरे सवाल की कि पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए सबसे पहले तो यही है कि पेरेंट्स बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन ही जब नहीं हुई होती तो खास तौर पे लड़कियों की जो उम्र होती है उसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। और अगर बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि स्कूल कितने चाहिए, टीचर्स कितने चाहिए, स्कूलों में बाकी लॉजिस्टिक्स कितनी चाहिए है। तो बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन, उनकी हेल्थ की फैसिलिटीज, उनकी एजुकेशन की फैसिलिटीज, उनकी सोशल प्रोटेक्शन, उनकी जिंदगी के आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली तो बात यही है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बच्चों और बच्चियों दोनों का राइट टू एजुकेशन, मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी 25A के तहत 18वीं तरमीम के साथ इसको किया गया है कंपल्सरी 16 साल की उम्र तक। लेकिन हम तो इसमें भी कहते हैं कि जब बच्चे की डेफिनेशन 18 साल होगी, पूरे मुल्क में जो तमाम कवानीन है उनकी हार्मोनाइजेशन इस तरह से होनी चाहिए, जो कि हमें UNCRC की रिकमेंडेशंस में हर दफा कहा जाता है कि बच्चों की हर तरह से उनके जो लॉज हैं उनमें बच्चे की डेफिनेशन जो है वो एक होनी चाहिए, जो कि 18 साल। तो 18 साल तक की बच्चों की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है ये स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे मतलब पेरेंट्स एक तरह से अपने घर के खुद मुख्तार होते हैं, अगर वो चाहें तो वो अपने बच्चों को, मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत वीक है और एक बहुत ज्यादा गुर्बत है, बहुत ज्यादा इलिटरेसी है। तो पेरेंट्स की अगर अपनी अवेयरनेस नहीं है, वो हार्मफुल ट्रेडिशन, ये जो चाइल्ड मैरिज किया है इसके नुकसानात से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है, तो वो इसको करते हैं। तो हमें एक नेशन वाइड कैंपेन की भी जरूरत है। हमारे मीडिया को इस्तेमाल किया जाए, हमारे स्टेट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक नेशन वाइड कैंपेन। ये पंजाब प्रोविंशियल ये जो प्रोविंशियल कमीशन पंजाब का था स्टेटस ऑफ विमेन का, इन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पे जो निकाह खान होते हैं इनकी ट्रेनिंग्स का प्रोग्राम चलाया था। तो इस तरह के प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आने चाहिए। जब हम नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो उनको इतना स्ट्रेंथन होना चाहिए कि वो ऐसी सूरत में जब वो देखते हैं चाइल्ड मैरिज के केसेस तो इन पे वो
पॉलिसी मेजर्स दे सकें, लेजिस्लेशन के लिए रिकमेंडेशंस दे सकें, क्योंकि इंटरनेशनली ये पेरिस प्रिंसिपल्स के तहत ये जो ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका काम ही ये है कि ये मुल्क में जो लेजिस्लेशन है उसको देखें, जो लेजिस्लेशन प्रोस्पेक्टिव्स होती है, जो आने वाली लेजिस्लेशन होती है, उसके लिए रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, जो पॉलिसी मेजर्स हैं उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। तो ये हमारे अदारे इतने मजबूत हों कि ये इस चीज में रोल प्ले कर सकें। ये इन इदारों के रोल प्ले करने से पेरेंट्स तक भी आवाज जाएगी, और पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके अच्छे शहरी बनने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, अगर उनकी सोशल सिक्योरिटी को भी मजबूत बनाया जाए और उनको इस चीज पे अवेयरनेस भी दी जाए। जी मैम, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट नुक्ता बयान किया है बर्थ रजिस्ट्रेशन के हवाले से, क्योंकि जब हम लोग भी ऐसे केसेस डील कर रहे होते हैं और कोई बच्ची इसका शिकार होती है, तो अक्सर वालिदैन के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होता प्रूव करने के लिए कि उनकी बच्ची की असल उम्र है क्या, और बाज़ औक़ात उनको खुद भी नहीं पता होता। तो ये एक बुनियादी नुक्ता है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है उस पे फोकस करने की जरूरत है। तो मैं आफ्ताब सर की मौजूदगी का भी फायदा उठाना चाहूंगी और उनसे जानना चाहूंगी कि वो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू। सो मैं नबीला से ज़िमनी क्वेश्चन करना चाहता हूँ रिगार्डिंग बर्थ रजिस्ट्रेशन। नबीला, अगर आप हमें ये गाइड कर सकें कि अगर कोई फैमिली जो है, पेरेंट्स अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, तो क्या उसके लिए कोई ऐसी पनिशमेंट है या पेनल्टी है? और दूसरा ये है कि इस पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका प्रोटोकॉल क्या कहता है कि आपको कितनी देर में रजिस्ट्रेशन करानी है और उसका प्रोसीजर क्या है? अगर नहीं करवाते तो फिर उसकी लायबिलिटी क्या होगी? थैंक यू। आफ्ताब साहब, शायद वजाहत साहब इस पे मेरे से बेहतर राय दे सकें। जहां तक मेरे इल्म की बात है, मुझे नहीं लगता इस पे कोई पनिशमेंट है। हम तो, हमारा सिविल सोसाइटी के तौर पे हमारी यही डिमांड रही है कि इस पे बल्कि गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव्स देने चाहिए पेरेंट्स को कि वो बच्चों की रजिस्ट्रेशन कराएं। इस पे कोई इनिशिएटिव्स होने चाहिए। एक बात है कि स्कूलों में दाखिले के साथ अब इस चीज को जोड़ा गया है कि स्कूलों में दाखिले के लिए ये बहुत जरूरी है कि नादरा का रिकॉर्ड जो है जी, बच्चे का मैं जरा इस पे बच्चे का बे फॉर्म जो है उसको प्रोवाइड किया जाए। ये स्कूलों की जो रजिस्ट्रेशन है वो उसके लिए ये जरूरी। ये बर्थ रजिस्ट्रेशन के केसेस जो है ऐसे भी हैं जिन्होंने 50 साल बाद जाके जो है वो बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाई है। उनका रिकॉर्ड जो है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटीज या काउंसिल्स के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं, तो फिर उन्होंने काफी सालों बाद जाके वो रजिस्ट्रेशन करवाई है, बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाई है, और फिर उनका जो है वो नादरा के डेटाबेस में रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। और दूसरा, यूनिसेफ की प्रोग्रेस रिपोर्ट 2015 ऑन चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान के मुताबिक जो है पाकिस्तान में पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट जो है बहुत लो है। I think 34% children are registered in Pakistan. और सारे प्रोमिसेस में जो है वो बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट डिफरेंट है। सबसे ज्यादा बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट इस्लामाबाद में है और उसके बाद फिर दूसरे प्रोमिसेस का जो है वो नंबर आता है। तो इसके ऊपर कोई ऐसी पनिशमेंट जो है या कोई ऐसा लॉ नहीं है कि अगर आप लेट हो गए हैं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। अगर आप सपोज लेट हो भी गए हैं तो थ्रू कोर्ट के थ्रू जो है वो आप सूट फाइल करके जो है वो बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। जी जी, थैंक यू सर। और इसके अलावा एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात कर रहे थे कि बल्दिया ऑनलाइन एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे भी दस्तयाब है और उसको हम लोग इंस्टॉल करके और बच्चे की रजिस्ट्रेशन जो है वो घर बैठे भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। बल्दिया ऑनलाइन एक ऐप है, बहुत हेल्पफुल है। मैंने भी इसको इंस्टॉल करके इस पे सारा वो करके देखा था, तो इट्स इजी टू यूज। तो आप घर बैठे भी, मतलब बजाय कि आप ऑफिसेज में जाने और वहां पर लाइंस में लगने की बजाय, आप घर बैठे, जैसे ही कोई आपकी फैमिली में बच्चा पैदा होता है तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इस ऐप के जरिए से इजीली करवा सकते हैं। अक्सर मैं एक ज़िमनी बात यहाँ ये करना चाहूंगी कि जो लोग ऐप्स का इस्तेमाल जानते हैं
और जी। इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वो तो अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके भी करवा लेते हैं। हमें जी। फोकस करना है उस मासिस को जो इस प्रोसेस को मानते ही नहीं है और जिनको अंदाजा ही नहीं है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन की क्या फवायद हैं, बर्थ रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसके लिए तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि अपने वॉलंटियर्स के जरिए अपने निज़ाम को, जो बल्दिया का निज़ाम है, जो कमेटीज का है, जो यूसीज का है, जो यूनियन काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसको इफेक्टिव बनाएं, क्योंकि वो लोग जो एप्स वाले लोग हैं वो तो करवा ही लेते हैं रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। जी जी। जी जी, तो अक्सर आखिर जी। मैं वजान साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। जी, बिल्कुल सर। जी। लेकिन उससे पहले कमेंट नबीला साहिबा और आपके जो सजेशन था, नबीला बिल्कुल ठीक है, जो आपने बात किया वो आइडियली हमें उसी पे फोकस करने की जरूरत है, लेकिन अक्सर ने जो पॉइंट हमें शेयर किया था वो शायद एक एडिशनल सपोर्ट है। जी। अब मैं वजाद साहब की तरफ जाना चाहता हूँ और मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। वजाद साहब, पाकिस्तान जो है उसने जो है उस पे बहुत सी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं। पाकिस्तान ने बहुत से इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हुई हैं जिनमें बच्चों के हकूक का चार्टर भी मौजूद है, कन्वेंशन मौजूद है। तो क्या हम ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हुकूमत वक्त पर दबाव डालने के लिए या उनके साथ निगोशिएट करने के लिए कि वो इस इशू को संजीदगी से लें? थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के और दूसरे डिफरेंट कन्वेंशन जो हैं वो रेटिफाई किए हुए हैं, और पाकिस्तान इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल its responsibilities under those conventions and harmonize its domestic laws with those conventions, जो कि हार्मोनाइज नहीं है इन चाइल्ड मैरिज केसेस के अंदर। और इसके अलावा जो पाकिस्तान ने कन्वेंशन रेटिफाई किए हुए हैं, जो इन कन्वेंशंस की ट्रीटी बॉडीज हैं या कमेटीज हैं जो कि कंट्री की प्रोग्रेस को मॉनिटर करती हैं, उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं हर 5 साल बाद उस स्टेट के बारे में, जिनको कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशंस कहते हैं। और वो उस कंट्री के लिए जो है वो एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है कि आपने यूनाइटेड नेशंस की जो ट्रीटी बॉडी है उसने आप इस कंट्री के बारे में ये ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं, इन एरियाज को एड्रेस करने की जरूरत है। हम उन कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशंस को लेके लेजिस्लेचर्स के पास जा सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स के पास जा सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस के पास जा सकते हैं कि इन इशू पे जो है वो काम करने की जरूरत है। और इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हमें जो है इन एरियाज में बजटिंग की जरूरत है, इन एरियाज में लेजिस्लेशन की जरूरत है, या मजीद जो है वो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या काम करने की जरूरत है। तो वो अभी पाकिस्तान की जो 6th पीरियोडिक रिपोर्ट है यूएनसीआरसी कमेटी को लास्ट ईयर ड्यू थी, जो कि अभी तक पाकिस्तान ने सबमिट नहीं की। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान इज हाउ मच सीरियस in compliance of those recommendations and concluding observations which the UNCRC committee written about the Pakistan's progress. तो हमें जो है उन जो है वो यूनाइटेड नेशंस की जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको जो है वो एक हमारे पास एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, उसको हर एरिया के ऊपर उनके रिकमेंडेशंस हैं कि चाइल्ड राइट्स के ऊपर जितने इश्यूज हैं, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, कॉर्पोरल पनिशमेंट है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड मैरिजेस है, हर इश्यूज पे रिकमेंडेशंस है। तो वो रिकमेंडेशन लेके हमें जो है स्टेट को, गवर्नमेंट को जो है वो कन्विंस करने की जरूरत है, उसके ऊपर एडवोकेसी और लॉबिंग करने की जरूरत है। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच। और क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं,
तो मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे एक ही सवाल सबसे करना चाहूंगी कि जैसे हम लोग ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, तो हम मजीद इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस इशू के हवाले से। तो सबसे पहले क्योंकि मैम नबीला से हमने बात शुरू की थी, तो इनसे ही जानना चाहूंगी कि हम मजीद इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मैं तो कानून पे बहुत ज्यादा बिलीव रखती हूँ, और पाकिस्तान जैसे कि यूएन का रुकन मुल्क है, और एसडीजीज की बात थोड़ी देर पहले वजाहत साहब ने की थी। एसडीजीज में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनके मुताबिक 2030 तक हर मुल्क को, जो भी ममालिक हैं इस यूएनओ के रुकन ममालिक, उनको 18 साल से कम उम्र की जो नीचे की शादियां हैं उनको खत्म करना है। तो हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की कि हमारी लेजिस्लेशन को फौरी तौर पे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि अगर हम अपनी लेजिस्लेशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम तो 18 साल की उम्र तक पहुंच ही नहीं पा सकते जब तक हम 16 साल की लड़की की उम्र को गैर कानूनी करार नहीं देंगे। इसके अलावा लोकल बॉडीज जो हैं, जिनके यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होना होता है लॉ, यानी यूसी में पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे हुई है शादी की, जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई है वो बालिग है, 16 साल का है, जहाँ पे 16 साल का कानून है, क्योंकि जहाँ पे 16 साल का कानून है वहां भी 13-13 साल की बच्चियों की शादियां होती हैं और 12-12 साल की बच्चियों की शादियां होती हैं। तो जो लोकल सिस्टम्स है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इसके अलावा जो मैंने पहले बात की थी कि एक कैंपेन की जो है वो जरूरत है कि इस पे कैंपेन चलाई जाए बाकायदा कि छोटी बच्चियों की, खासतौर पे जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनके बारे में, मतलब छोटे छोटे मैसेजेस जो पब्लिक सर्विस मैसेज होते हैं, ये टीवी पे मुख्तलिफ चैनल्स पे गवर्नमेंट दे सकती है कि छोटी बच्ची की शादी की इससे सेहत के क्या मसाइल हैं, या उसकी एजुकेशन रुक जाती है, या इस तरह की जो चीजें हैं, ये छोटे जो मैसेज हैं उनके जरिए जो है वो भी दिए जा सकते हैं। तो इसके अलावा जो पेरेंट्स की अवेयरनेस है उसकी तो हमने पहले बात की है। ये मैं वजाहत साहब की बात से इत्तेफाक करूंगी कि सिंध में फोर्स कन्वर्जन की वजह से पंजाब में मसीही लड़कियों की और सिंध में हिंदू लड़कियों की जो छोटी उम्र में शादियां होती हैं वो भी छोटी उम्र की शादियों की एक बड़ी वजह है। तो फोर्स कन्वर्जन पे बिल आना चाहिए, माइनॉरिटीज के जो पर्सनल लॉज हैं उनको इम्प्रूव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपस में जुड़ी हुई। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच मैम। अभी मैम मरियम से सुनना चाहूंगी कि वो अपने लास्ट में क्या कमेंट्स देना चाहेंगी इस इशू के हवाले से। शुक्रिया अक्सा। अच्छा, तो दो चीजों के बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी जो अभी हमारे साथी बात कर रहे थे। एक तो ये कि जो लीगल आइडेंटिटी की बात है वो हमारा एक तो कॉन्स्टिट्यूशन भी सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि लीगल आइडेंटिटी दे बच्चों को, और उसके साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने साइन किए हैं और हर 4 साल के बाद हमारी एक मोरल ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर रिपोर्ट करना, उसका जो 16.9 टारगेट है वो बहुत क्लियरली बात करता है कि लीगल आइडेंटिटी और बर्थ रजिस्ट्रेशन को आपने हर हालत में अचीव करना है अपने मुल्क में। तो इसमें बिल्कुल कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन ये चीज का जिक्र मैं करना चाहूंगी कि इसका फाइन जरूर है, और इसका फाइन जो है वो हर दिन के हिसाब से है। जितने दिन आप डिले करते हैं उसका फाइन उतना बढ़ता जाता है। और दूसरी एक और चीज जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगी, जो पहले बात हुई कि जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है इसका हमने ताल्लुक जोड़ा है बच्चों की स्कूल में एनरोलमेंट के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रैक्टिस हो रही है ये भी अभी सिर्फ पंजाब में हो रही है। तो इसकी भी जरूरत है कि पंजाब से बढ़कर भी इन जगहों पे बी फॉर्म के साथ इस चीज को जोड़ा जाए। अब मैं आऊंगी जो आपने कहा कि सजेशंस क्या हैं या हम अपनी तरफ से क्या बेहतर समझते हैं कि इस मसले को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो जैसे पहले भी जिक्र हो रहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक बहुत बड़ी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको हमने ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा पे कहा है कि हम इसको अबाइड बाय करेंगे, बल्कि हमने तो उसको नेशनल गोल्स कह दिया है। तो इस नेशनल गोल्स में 5.3 बहुत क्लियरली कहता है कि चाइल्ड मैरिजेस का खात्मा होना जरूरी है और उसके लिए काम करने की जरूरत है। 16.2 बहुत क्लियरली कहता है कि हर तरह का टॉर्चर और वायलेंस बच्चों के ऊपर से को खत्म करने के लिए काम करने की जरूरत है। तो इन चीजों के लिए कानून साजी सबसे इम्पोर्टेंट है। कानून साजी नहीं होगी तो चीजें डेलीगेट नहीं होंगी नीचे।
दूसरा मेरा ख्याल ये है कि मीडिया को बहुत जरूरत है इसमें अपना रोल प्ले करने की, और मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ। अगर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये बता सकता है कि फैशन की डायरेक्शन आज क्या है, बाकी चीजों के ऊपर बात कर सकता है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है एक नैरेटिव बिल्ड करने में। तो मेरा ख्याल ये है कि मीडिया में ऐसे ड्रामे भी आने चाहिए, इस तरह के टॉक शोज भी होने चाहिए, इस तरह की गुफ्तगू भी आम होनी चाहिए, जहां पर हम हर एक आम शहरी को बताएं। अगर हम सुबह के मॉर्निंग शोज पे उठ के कपड़ों की बातें करेंगे और दीगर टोटकों की बातें करेंगे तो क्यों नहीं इसके ऊपर बात की जा सकती है, क्योंकि टीआरपी नहीं मिलती अनफॉर्चुनेटली। तो ये तमाम चीजें बहुत जरूरी है कि हम कैसे इनके ऊपर देखें और मीडिया अपना रोल किस तरीके से अदा करे, बहैसियत शहरी कैसा रोल प्ले हो, बीइंग पेरेंट, बीइंग हुक्मरान, बीइंग मीडिया, एवरीबॉडी नीड्स टू प्ले देयर रोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और आखिर में वजाहत साहब से जानना चाहूंगी कि वो लास्ट कमेंट्स क्या देना चाहेंगे। जी, चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर मेरा कमेंट ये है कि चाइल्ड मैरिज की जो शादी जो है इसको CNIC के साथ लिंक कर दिया जाए, कि जब तक किसी बंदे का जो है वो CNIC नहीं बना हुआ तो वो निकाह नामे के अंदर जो है ये शिक रख दी जाए कि बोथ बॉय एंड गर्ल का जो है वो CNIC जो है नंबर लिखना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली गर्ल चाइल्ड की एज जो है वो 18 साल हो जाएगी, क्योंकि CNIC की रिक्वायरमेंट यही है कि जब बच्चे की एज 18 साल होती है तो उसको CNIC इश्यू होता है। दूसरी मेरी इसके ऊपर सजेशन ये है कि NGOs और ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वो चाइल्ड अर्ली एंड फोर्स मैरिजेस के केसेस में विक्टिम को फ्री लीगल एड जो है और फ्री काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करें, क्योंकि पेरेंट्स जो है उनको वो एजुकेटेड नहीं होते, उनको अपने राइट्स का पता नहीं होता कि किस फोरम को एड्रेस करना है, लिहाजा मोस्टली तो केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। और जब कोई केस थ्रू मीडिया रिपोर्ट हो जाए या किसी और सोर्स के तहत तो उसको प्रॉपर जो है वो लीगल एड प्रोवाइड की जाए, लीगल काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए। और उसके अलावा जो है वो कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है पेरेंट्स की, जुडिशरी की, पुलिस ऑफिशियल्स की, दूसरे स्टेक होल्डर्स की, जिनका जो है चाइल्ड मैरिजेस केसेस में जो है वो इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, कि जो ही चाइल्ड मैरिज का केस आएगा उसको कैसे टैकल करना है, अप्रोच करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि बच्चियों की एजुकेशन, बच्चों की भी इंक्लूडिंग बच्चियां पे ज्यादा एम्फेसाइज है कि उनकी एजुकेशन को जो है वो उसके ऊपर जो है वो जोर दिया जाए और पेरेंट्स को ये सेंसिटाइज किया जाए कि बच्चियों को जो है वो स्कूल भेजा जाए, क्योंकि जब बच्चियां स्कूल जाएंगी उनको एजुकेशन मिलेगी, उनको अपने राइट्स का पता चलेगा, सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ, कल्चरल राइट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता चलेगा, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो है ये अवेयरनेस आएगी कि हमें जो है वो चाइल्ड मैरिजेस में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना, और उनकी रिक्रिएशनल जो है राइट्स हैं उनके बारे में उनको पता चलेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता चलेगा कि इसके क्या नुकसान हैं, अर्ली एज प्रेगनेंसी के क्या नुकसान हैं, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान इस वक्त साउथ एशियन कंट्रीज में दूसरे नंबर पर है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, और जो है चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 उसमें साउथ एशियन कंट्री में पाकिस्तान पहले नंबर पर। तो इन सारी चीजों का तल्लुक जो है वो चाइल्ड मैरिजेस के साथ है। तो ये सारे इशू जो है वो तभी एड्रेस हो सकते हैं जब एक मॉडल लेजिस्लेशन हो और उसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थ्रू आउट द पाकिस्तान थ्रू बाय इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स जो है वो की जाए। थैंक यू वेरी मच। मैम मरियम शायद कुछ कहना चाह रही हैं। जी मैम। अक्सर थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। बहुत क्विक सी यहाँ पे मैं चीज हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब एजुकेशन चैंपियंस और समझते हैं कि एजुकेशन अगर आम होगी तो बहुत सारे मसाइल का हल हो सकता है। 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन प्रोविंशियल चैप्टर है, हम सब जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे आर्टिकल 25A है उसके तहत तमाम सूबों में कानून बने हैं, लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस्लामाबाद में
और पंजाब में आज तक वो कानून नोटिफाई नहीं हो सके। जो हमारा आर्टिकल 25 है ये वादा या ये इस चीज को बात करता है कि 5 से 16 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम दी जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके इस प्लेटफॉर्म से पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स, पंजाब के पॉलिसी मेकर्स, बहुत सारे लॉ मेकर्स सुन रहे होंगे और इस्लामाबाद के भी यकीनन। तो मैं कहूंगी कि इन कानून को नोटिफाई कीजिए ताकि बच्चे और बच्ची की जो रसाई है वो तालीम तक आम हो और इस तरह की इश्यूज से वो बाहर निकले। शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। और अभी मैं चाहूंगी कि आफ्ताब साहब से हम सुने और कंक्लूडिंग रिमार्क्स वो दे सकें। थैंक यू अक्सर। आखिर में मैं अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वो हमारे साथ जुड़े रहे आखिर तक। मुझे शुक्रिया अदा करना है मोहतरमा नबीला फिरोज भट्टी साहिबा का, मोहतरम वजाहत अली मलक एडवोकेट साहिब का और मोहतरमा मरियम अमजद खान साहिबा का, जिन्होंने आज के मौजू पर बच्चों की कम उम्र की शादियों पर सरहासल गुफ्तगू की, हमें एजुकेट किया और उसके साथ ही साथ उन्होंने हमें बहुत से प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं उनके बारे में भी हमें आगाही दी कि इस एड्रेस को कैसे बेहतर तौर पे इस इशू को कैसे बेहतर तौर पे एड्रेस किया जा सकता है। आखिर में मुझे कहना है कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखें। शायद आपका छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर दे। आप सबसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन आखिर में इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत चाहूँ, मुझे शुक्रिया अदा करना है आज की मॉडरेटर मोहतरमा अक्सा कमल साहिबा का कि उन्होंने हमेशा की तरह प्रोग्राम को बहुत खूबसूरती से चलाया और आज के प्रोग्राम की कामयाबी का जो सेहरा है वो उन्हीं के साथ। खुदा हाफिज। थैंक यू। थैंक यू। खुदा हाफिज। Thank you. Thank you very much for coming. Thank you very much. Thank you. Okay. See you again at some point. Okay, Definitely. thank you. Inshallah. Have a wonderful evening now.